तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं गिरीश जूका की तरफ से आज आपके लिए लेके आ गया हूँ फिजिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज का कंटिन्यूस पार्ट 3। आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख ही लिया होगा। पार्ट 3 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ जो एक दिन बाद आपका नीट का एग्जाम है उसमें देखने को मिल सकते हैं। बहुत क्वेश्चंस लाया हूँ। कहाँ से ढूंढ के लाया हूँ ये नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन आएंगे नीट के एग्जाम में 7 तारीख को, जब मैं पेपर का रिव्यू और पेपर का वीडियो सॉल्यूशन बनाऊंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा ये क्वेश्चन करवाए हैं और ये क्वेश्चन करवाए हैं। आओ, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखें कौन कौन से क्वेश्चन है और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। हर साल एक से दो क्वेश्चन फिक्स हैं, आएंगे वो आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन x इक्वल टू पी बाई क्यू। अब देखिए, कोई भी क्वेश्चन में क्या उसमें चीज दी हुई है और क्या हमसे पूछी गई है। एक डायमेंशन की इक्वेशन दी हुई है और हमसे पी और क्यू का डायमेंशन पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करते हैं। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसमें जो चीज दी हुई है उसको यहाँ ऐसे पहले लिख लो। एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू 1 - e⁻⁻q t। अच्छा, आपको एक चीज बताऊं, दो चीज डायमेंशन इक्वली है उसको इक्वल रख सकते हैं, दो डायमेंशन जो सेम है उसको प्लस कर सकते हैं। ये चीज आपने डायमेंशन की प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा। आओ इसमें देखते हैं। अब जैसे माइनस क्यू टी है, तो क्यू टी को इक्वल रख दे किसके, m0 l0 t0। तो यहां से अगर मैं क्यू का डायमेंशन निकालना चाहता हूँ तो निकाल सकता हूँ क्या, m0 l0 t0 अपॉन टी। तो क्यू का डायमेंशन कितना आ गया, t⁻⁻1। कोई दिक्कत। अब देखो, मैंने किसका डायमेंशन, हर डायमेंशन को मैं इसके इक्वल रखूंगा क्योंकि अभी क्यूटी का हमें पता नहीं था किसके इक्वल है। अब देखो, ये पी बाई क्यू जो है ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन इक्वल। तो पी बाई क्यू इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है। क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको मैं किससे लिखूंगा, एल से। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमें क्यू पता है क्या है। तो एक पी कितना आ गया हमारे पास, L t - 1। यहाँ पे मैं ऊपर ले गया, क्यू हमें पता है तो सीधा लिख लिया। और हमसे पूछा क्या गया है, हमने पी भी निकाल लिया, हमने क्यू भी निकाल लिया, और हमसे इसका मल्टीप्लीकेशन पूछा है कि पी और क्यू कितना होगा। तो पी हमें पता है L t - 1 है, और टी भी हमें पता है t - 1 है। तो आंसर कितना आ जाएगा, m0 L t - 2। तो ये आंसर हमारे पास आ गया। कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत इजी तरीके से हमने सारी चीज सॉल्व करी। कौन सा आंसर है, सेकंड ऑप्शन। आंसर सेकंड इज करेक्ट। 4 नंबर मिल गए और हम डॉक्टर बनने की रेस में एक कदम और आगे हो गए। तो अगला क्वेश्चन, लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच। सेम क्वेश्चन बार बार नीट में रिपीट हो रहा है, ये एरर का क्वेश्चन। तो ध्यान से जब रिवाइज करो इन दिनों, मैं कोशिश करूंगा आपके हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन में पिक कर लूं ताकि आपको फॉर्मूले में रिवाइज करा सकूं बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। देखो, लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच इज 0.2 सेकेंड। द टाइम ऑफ द 100 ऑसिलेशन फाउंड टू बी 0.5 सेकेंड। किसी भी एरर निकालने का क्या तरीका है, चेंज इन टाइम अपॉन टोटल टाइम। कितनी ऑसिलेशन हो रखी है, 100 ऑसिलेशन। अब हमें चेंज इन टाइम कितना दे रखा है, 0.2 सेकेंड। टोटल टाइम कितना है, 50 सेकेंड। मल्टीप्लाई इंटू 100। तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 100 2/5। तो कितना हो जाएगा, 0.4%। कोई दिक्कत नहीं है ना। इजिली आंसर आ गया। या आपने तरीका सीखा होगा कैसे हम चेंज इन टाइम, कैसे हम एरर निकालते हैं। अच्छा, मैं एक और आपको चीज सिखा देता हूँ। अगर मान लो एक्स क्यूब है, इसमें चेंज इन डेल्टा एक्स निकालना है कितना होता है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, जो चीज पावर में होती है वो आगे आ जाती है, 3 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। जो भी चीज हमें दी होगी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, एरर आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल थ्रोन अप वर्टिकली रीच एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट इन टाइम टी। अगर पार्टिकल को एक जगह से फेंका जाए तो हाफ ऑफ द हाइट, मतलब हाफ, आधी हाइट में, अगर टोटल हाइट उसकी h है तो आधी हाइट पहुंचने में उसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, √2 - 1 सेकेंड। कोई दिक्कत। द स्पीड ऑफ द पोर्शन ऑफ द पार्टिकल। तो किस स्पीड से फेंके जाएंगे कि आधा टाइम इस पे लगे। तो अब कैसे हम निकालेंगे, आप पहले टाइम या हाइट, क्या चीज निकाले। आप सोच रहे होगे क्या निकाले क्या निकाले सर, दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा
टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सबने पढ़ा है, 2h/g। कितना टाइम हमें लगा, आधे और सेकंड में। जब हमें इतना इसका टाइम, आधे का टाइम और ऊपर वाले का दोनों का टाइम पता चल जाएगा तो हमें हाइट पता चल जाएगी ना। कोई दिक्कत है नहीं है। तो पहले हम टाइम क्या फॉर्मूला होता है, अब देखो, ऊपर वाले का टाइम निकालने के लिए टोटल टाइम माइनस जो दिया हुआ टाइम, 2h/g अपॉन माइनस 2 × h/2/g का इक्वल टू कितना टाइम, √2 - 1। जब इस वैल्यू को पूरा सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू क्या आएगी, जब आप सॉल्व करोगे h की वैल्यू कुछ आएगी, मान लीजिए 10 आ गई। जब h की वैल्यू आ गई फिर हम क्या करेंगे, v = √2gh, हमें फॉर्मूला पता है, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हमें वेलोसिटी आ जाएगी। बस सिंपल सी चीज है, ये करना है और आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, विराट कोहली, ओहो बहुत ही एकदम सुर्खियों में नजर आ रहे हैं विराट कोहली, क्वेश्चन भी आ गया उन्हीं पे। विराट कोहली कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। अच्छा, भाई साहब विराट कोहली क्रिकेट ग्राउंड में मैच प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने बॉल फेंकी, उनकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, याद रखना कौन सी डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम प्रोजेक्टाइल में कुछ रेंज बोल देते हैं, रेंज रेंज वही। तो देखो, हमें मतलब 50 मीटर दे रखी है, उन्होंने जो बॉल फेंकी वो 50 मीटर दूर गई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसकी बता दी। हमसे वो हाइट पूछी जाएगी कि उस रेंज, जब वो वाली रेंज होगी तो उसके अंदर मैक्सिमम हाइट कितनी है। तो हमें अभी क्या नहीं पता, हमें स्पीड नहीं पता विराट भाई साहब ने किस स्पीड से बॉल फेंकी होगी। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला क्या, R = U² अपॉन जी। कोई दिक्कत, हमें रेंज दी हुई है, कितनी दी हुई है, 50, R = U² अपॉन जी से, U² = 50g। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो हाइट का फॉर्मूला क्या, H = U² अपॉन 2g। U² हमारे पास कितनी है, 50g, अपॉन नीचे 2g, जी से जी कैंसिल, कितना हो जाएगा, 25 मीटर। मतलब इतनी रेंज पे हमारी जो मैक्सिमम हाइट होगी, जो बॉल अचीव करेगी, वो कितनी करेगी, 25 मीटर की। याद रखना ये चीज, क्या फॉर्मूला मैंने लगाया है, पहले मैंने स्पीड निकाली है, फिर मैंने उससे हाइट करी है। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, आप क्या गलती करोगे, आप गलती करोगे यहाँ से जो यू निकालोगे इसको सॉल्व करने लगोगे, जी की वैल्यू पुट कर दोगे, 5U² = 500 आ जाएगा, आप उसकी कैलकुलेशन में फंस जाओगे। तो ये गलती नहीं करनी है, आपको उसी वैल्यू के टर्म्स में रख देना है और सीधा हाइट के यू के फॉर्मूले 50g रख दो। कोई दिक्कत है क्या, आंसर फिर भी आ जाएगा, वैसे भी घुमा के आएगा, वैसे में आपका टाइम लग जाएगा। तो एनटी ऐसे क्वेश्चन डालेगी जहां आपका दिमाग कैलकुलेशन के अंदर फंसे, पर हमें फंसना नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन, ए इफ A = 2i + 3j एंड B = 3i + 3j + 2k कैप, देन यूनिट वेक्टर। अच्छा, सबने ही वेक्टर के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है यूनिट वेक्टर का, क्या होता है ए यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर अपॉन ए का मॉड, एक यूनिट वेक्टर है। इसको मैंने वेक्टर वाले वीडियो में एक एक चीज बताई थी कि यूनिट वेक्टर हमारे किस चीज के यूटिलाइजेशन के लिए आता है। किसी भी फॉर्मूले को हमारे सिलेबस में, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, किसी भी फॉर्मूले को अगर हम वेक्टर फॉर्म में मल्टीप्लाई, वेक्टर फॉर्म में लाना होता है तो हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। अब देखो, A + B इसका निकालना है, तो A + B का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड। आओ सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालने है कितना, दो वेक्टर को प्लस करना तो आता ही होगा सभी को, कैसे, आई को आई के साथ प्लस करो तो 2i + 3i कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5i, 3j + 3j कितना हो जाएगा 6j, जीरो के, जीरो के क्यों बोल रहा हूँ समझ आ रहा है, क्योंकि उसके पास कोई के की टर्म्स नहीं है, तो 0k + 2k कितना हो जाएगा 2k। तो A + B वेक्टर एक नया वेक्टर आ गया, कितना 5i + 6j + 2k कैप। तो कोई दिक्कत, अब देखो इधर डाल दो सीधा, 5i + 6j + 2k। अब इसका मॉड, मॉड करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबको स्क्वायर कर दो, 5² + 6² + 2², सिंपल सी चीज है। अच्छा, एक चीज दिखाऊं,
आंसर नीचे सबके 65 है। आप ये देख लो ए प्लस बी वेक्टर जो हमने निकाला है, क्या उसी से मुझे आंसर दिख रहा है क्या? इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। बच्चे होंगे इसको पूरा सॉल्व करके देखेंगे, कहेंगे अरे भाई साहब नीचे क्या आ रहा है, प्लस नहीं हो रहा, स्क्वायर नहीं हो रहा, करने की जरूरत नहीं है। वहां आपके दिमाग का ये टेस्ट है कि आप उस 1 मिनट में कितने ही दिमाग तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व थोड़ी पूरा करना है, वहां तो ओएमआर फिल करना है। आधा आंसर निकाल के भी आपको अगर आंसर दिख रहा है, आंसर दिख रहा है, दिखना चाहिए। अगर आंसर नहीं दिख रहा तो पूरा सॉल्व करो, फिर टाइम दो। अगर इतनी प्रैक्टिस करी है कि आंसर दिख रहा है तो फिर टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और आंसर देख लो कि ऐसा कोई ऑप्शन है। देखो 5i+6j+2k क्या ऊपर तो ये चीज फिक्स है, आएगी ही आएगी। तो पहले देख लो किसी के अंदर है 5i+, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, इसके एक ही तो ऑप्शन बचा है, ऊपर ये चीज आनी चाहिए तो एक ही ऑप्शन में वो चीज है, नीचे तो बाद में देखे ना, तो सीधा उसी को देखो आंसर टिक कर दो, कोई दिक्कत क्या नहीं है ना। आ लो आगे क्वेश्चन करते हैं। आ देखो, अ बॉडी ऑफ मास 40 kg इज सस्पेंडेड बाय टू मासलेस स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। आपने देखा भी होगा कि एनटीए जो है वो पिछले 2-3 सालों से ना बेसिक पुली वाले क्वेश्चन दे रही है। तो इसमें भी क्वेश्चन बस फोर्स को इक्वल करना है, बस और कुछ नहीं करना। उसी को देखते ही आपको ऑप्शन दिख जाएगा। अब देखो इसके दो, यहाँ पे एक टेंशन है, एक वायर ऐसी लगी हुई है टेंशन टी की, और एक वायर ऐसी लगी हुई है टेंशन टी की। ये T1 है, ये T2 है। इसके दो कंपोनेंट आपको पता होगा, जिसके थीटा जिसके साथ है उसके साथ एक कंपोनेंट बनेगा T1 cos 30 डिग्री, एक कंपोनेंट इधर बनेगा 45 डिग्री, यही है ना, इधर बनेगा T2 cos 45 डिग्री। ऊपर थीटा से दूर वाला किधर बनेगा, इधर बनेगा T1 sin 30 डिग्री और T2 sin 45 डिग्री। दो कंपोनेंट बनेंगे T1 T2। ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है, तो बैलेंस कौन करेगा, इसको नीचे mg करेगा इन फोर्सों को बैलेंस। तो हमें उन चीजों का लेना देना नहीं है। हम एक दिमाग लगाएंगे, इसको चाहे mg से करें, हमें क्या मास दे रखा है, दे रखा है, फंसा सकता है, बिल्कुल फंसा सकता है। आपको फंसना नहीं है, आपको एक चीज देखनी है, ये फोर्स और ये फोर्स आपको इक्वली दिख रहे हैं क्या, इससे इक्वेट हमें इक्वेशन होती हुई दिख रही है? हाँ दिख रही है भाई, दिख रही है। देखो सीधा कर दो, T1 cos 30 इज इक्वल टू T2 cos 45, इस दोनों की टेंशन वाली इक्वेशन आपस में इक्वेट होती दिख रही है, बिल्कुल सही। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, T1 = cos 30 कितना, √3, T2 = cos 45 कितना, 1√2। जब इसको आप सॉल्व करोगे, √3T1 माइनस √T2 = 0। सॉल्व करके पूरी इक्वेशन आ गई। अरे भाई साहब इसको सॉल्व करोगे ये इधर जाएगा, =0 जाएगा, इतना तो पता हो। अब देखो क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। मिल गए 4 नंबर, डॉक्टर बनने की रेस में और आगे हो गए, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अगला क्वेश्चन, अब देखो, द आरएमएस स्पीड ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस एट अ टेम्परेचर T इज V। अब सबसे पहले फॉर्मूला, उस केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स ऐसे चैप्टर हैं, फॉर्मूले और कंडीशन याद कर लेना, याद। क्योंकि एनटीए नीट जो कंडक्ट मार रही है, ऐसा क्वेश्चन डाल रही है पिछले 2 साल से कि बच्चे एडियाबेटिक कंडीशन, आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोबारिक कंडीशन, इतनी इतनी वर्क के फॉर्मूले याद करते हैं, इतने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन करते हैं। पर वो क्वेश्चन कैसा पूछती है, बेटा जी एडियाबेटिक कंडीशन में क्या कंडीशन होगी, ये बता दो बस। एडियाबेटिक कंडीशन में हीट कांस्टेंट 0 होता है, और ये पूछ रहा है, सोचो। तो इससे क्या मतलब हमें समझ आता है कि आपको बड़ी बड़ी चीजें ना आई तो भी चलेगा, बेसिक फंडामेंटल हर एक चीज का पता हो तो भी आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा। अब देखो आरएमएस स्पीड, आरएमएस स्पीड क्या होता है, तीन चीजें, एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इन चीज की इक्वेशन, इनके फॉर्मूले अच्छे से कर लेना, क्योंकि रेशियो वाले क्वेश्चन इन पे आते हैं, आते हैं तो आते हैं। ठीक है, वी आर एम एस इज इक्वल टू √3 RT/m। अच्छा, डायटोमिक गैस याद करना, डायटोमिक गैस के अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, अपना गामा होता है, अपना सीबी होता है, अपना सीपी होता है। अभी क्या कह रहा है, डायटोमिक गैस है किसी टी टेम्परेचर पे और मास m है। डायटोमिक गैस कोई बड़ी सी बैलून है, में दो मॉलिक्यूल हैं, जब वो टूटेंगे एक एक, डायटोमिक जब टूटता है तो दो मोनो एटॉमिक को टूटता है।
क्या चीज करेंगे, व्हेन गैस डिसोशिएट हो रही है किसमें, न्यू आर एस स्पीड बतानी है, उसमें जो न्यू आर एस स्पीड बनी उसका जो गै वो उसका जो इसकी जो वेलोसिटी है वो डबल हो रही है, उस टाइम टेम्परेचर कितना होगा, अभी टेम्परेचर टी है, उस टाइम टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, हमसे ये चीज क्वेश्चन में पूछी गई है, तो ध्यान से अब देखो बाद में क्या हुआ, डायटोमिक गैस है वो कितनी टूट गई है और स्पीड कितनी हो गई है, डबल। तो ये 3 RT डैश अपॉन m/2, पहले मास m था, मैं इसको 2m बोलता तो इसको m बोलता, अगर मैंने इसको m बोला तो ये टूट गई है तो फिर कितनी हो गई, m/2। तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 6 RT डैश अपॉन m। इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेता हूँ और आंसर आ जाएगा, इक्वेशन 1/2 v/2v इज इक्वल टू √3 RT/m अपॉन m, 6 RT डैश, m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, 6 से ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, ये v से v कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू t/2t डैश। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर स्क्वायर कर दूं 1/4 t/2t डैश, तो 2 से 2 कैंसिल, t डैश इक्वल टू 2t। सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी वे में सारी चीजें कैलकुलेशन हो गई, कोई दिक्कत क्या नहीं है ना। तो क्या फॉर्मूला, क्या आंसर आ गया, 2t। आंसर 4 इज करेक्ट। और एक और स्टेप आगे बढ़ गए हम सीढ़ी की डॉक्टर बनने में। अगला, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज ईच ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकूलम, आया नहीं है जनरली, बहुत सारे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देखा गया है और आ सकता है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन में एक जीपी का लग रहा है और जो कि मैथ्स का पार्ट है, इसलिए क्वेश्चन अभी आया नहीं है, क्योंकि बायो वाले बच्चों से मैथ्स नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन जेई में आया, पर जेई का बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। इसके अंदर एक चीज लगती है, SN = A/1 - R। ए कितना, पहली वाली टर्म, अगर देखो अगर कोई चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का और वो ऐसे ऐसे बहुत सारे रखे हुए हैं, तब उसके लिए पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, KQ/R²। ये इसकी जगह यहाँ रखेंगे, तो पहला टर्म क्या है, 1 अपॉन, एक में क्या है, एक है 2, एक है 4, एक है 8, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1/4 का, तो कितना हो जाएगा, 4/3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹ कितना है, 1 माइक्रोकूलम -6/4/3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी कैलकुलेट होगी एक्स। उसके बाद कह रहा है इफ अ चार्ज ऑफ 2 कूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, तब जब चार्ज 2 कूलम का रखेंगे तब क्या फोर्स होगी, तब जो फोर्स होगी वो जो एक्सटर्नल अगर कोई चार्ज आ जाता है किसी दो चार्जों के बीच में, तब फोर्स कुछ और आ जाती है, उसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, F = QE। अरे यार, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप यही फॉर्मूला डालोगे तो क्या फोर्स का कूलम्स लॉ का यही फॉर्मूला आ गया क्या, कूलम्स लॉ दो फोर्स में कुछ फोर्स लगाता है, अगर कोई तीसरा फोर्स आ गया तो कुछ और फोर्स लगाने लगेगा, पढ़ा था हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में ये चीज, तो वही चीज यहाँ अप्लाई होती है। इसको सॉल्व करोगे पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, फिर फोर्स निकाल दोगे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत क्या नहीं है ना। सॉल्व कर लेना, बहुत इजी तरीका है, मैंने सिखा दिया। अगला क्वेश्चन बहुत ही फेमस, बहुत ही ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा आपने पढ़ा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सेकंड चैप्टर में आपने पोटेंशियल पढ़ा होगा, शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और शायद हर बुकों में क्वेश्चन पाया जाता है, और नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इसे, आपके हर इंस्टीट्यूट में करवाया जाता है। आपने कुछ एक रिलेशन पढ़ा होगा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का, V = E.L, पढ़ा है रिलेशन, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन पढ़ा है ना, ये चीज अभी रिलेशन ड्राइव कराने की जरूरत नहीं है, नीट का एग्जाम परसों ही है। अब देखो क्या हमें निकालना है, द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो मैं इसको E = चेंज इन पोटेंशियल, ये आपने हमें एक चीज पढ़ा होगा, डेल्टा V होता है, क्योंकि पोटेंशियल होता क्या है, अगर किसी भी चार्ज को मैं इन्फोनाइट से उठा के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आऊं, कितना वर्क डन लगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल कोई खाली टर्म तो होती नहीं है ना, विद रिस्पेक्ट टू होती है किसके, इन्फानाइट के, तो हम इन्फानाइट में पोटेंशियल 0 मानते हैं, उसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल बताते हैं। तो पोटेंशियल एक
इसकी टर्म है, कौन सी टर्म है, विद रिस्पेक्ट जैसे पोटेंशियल एनर्जी है उसी से ड्राइव हुई है। क्या है ये, ई इजकल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वी बाय एल लिख सकता हूँ क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो डेल्टा वी क्या, चेंज इन पोटेंशियल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे कितना पोटेंशियल का चेंज हुआ। क्वेश्चन को स्टेप सीखो। ये देखो, अब पोटेंशियल कितना चेंज हुआ, क्या आएगा इससे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लूं मैं यहां से यहां, यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल है, इस वाले में कितना पोटेंशियल है 20 वोल्ट का, इसमें कितना पोटेंशियल है 10 वोल्ट का, तो चेंज कितना आया, सीधा लिख दूं 20 - 10 अपॉन कौन सा डिस्टेंस। अरे बाबा जब यहां से यहां मूव करूंगा तो कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पता है ना कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत क्या नहीं है ना। तो सीधा एक कॉस एक साइन, एक कॉस एक साइन लिख सकता हूँ। तो सीधा यहाँ इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेके ऑरिजिन से लेके ये 10 है, 10 से 20, तो बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। तो 10 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख दूं, 0.1 मीटर इंटू साइन कितना, साइन कितना, ये वाला कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री। तो मैं सीधा लिख दूं, ये वैल्यू जब कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगी, 0.1 इंटू 1/2, 1/20, तो कितनी हो जाएगी, 0.05। अब देखो तो एल की जगह मैं यहाँ लिख दूं 0.05, तो कितना हो जाएगा 10/0.05, 1000/5 कितना हो जाएगा 200, क्या 200 क्या, वोल्ट पर मीटर। तो हमारे पास पोटेंशियल भी आ गई, किस डायरेक्शन में, ऐसे। तो मतलब, हेलो, तो हमारे पास पोटेंशियल, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, ये क्या पोटेंशियल आ गई हमारे पास, 200 वोल्ट मीटर आ गई। तो 200 वोल्ट मीटर जब आ गई, तो किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, हम जैसे मूव कर रहे हैं तो 20 वोल्ट से इधर जा रहे हैं ना, 20 वोल्ट से इधर आ रहे हैं, टक टक। तो यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक आता हूँ ऐसे, तो ये कितना है, ये है 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो हुआ कितना टोटल एक्स एक्सिस से, 120 डिग्री। कोई दिक्कत क्या, तो आंसर सबको याद ही होता है इस वाले क्वेश्चन का। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये चीज आपने हर चैप्टर में, हर एनसीईआरटी में क्वेश्चन किया होगा। मैंने किया क्या, पूरा क्वेश्चन देखा आपने। आओ अभी देखते हैं। मैंने ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन आप में एक चीज ध्यान रखना कि ये मैंने डिसोशिएट किया है डायटोमिक गैस को। तो डायटोमिक गैस में ना रेशियो वाले क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, डायटोमिक गैस की कौन कौन सी होती हैं, उनका गामा क्या होता है, उनका सीवी क्या होता है, उनका सीपी क्या होता है, मोनोएटॉमिक की क्या होती है और डायटोमिक की क्या होती है। क्योंकि वर्क वाले फॉर्मूले में वो ध्यान रखना, डायटोमिक गैस बोल रहा है या मोनोएटॉमिक गैस। जनरली वो एलिमेंट का नाम लेता है कि ऑक्सीजन है, हीलियम है, या कुछ भी वो है, लिथियम है, कुछ भी है, वो ऐसे बोलेगा नहीं कि ये मोनोएटॉमिक और डायटोमिक। तो आपसे सीधा वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, तो ध्यान से करना। सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए बहुत इजी टाइम से। जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ जिसमें मैं आपको और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें बहुत आने की उम्मीद है, बहुत आने की प्रोबेबिलिटी है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।